तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और अभी हम 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अभी तक टोटल 5 लेक्चर हो चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के। हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, फिर अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स पढ़ने स्टार्ट किए। और जब हमें बोहर का मॉडल पढ़ना है तो बोहर के मॉडल को पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें समझनी है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है उसको समझा। और फिर हमें जो नेक्स्ट चीज़ समझनी थी वो था प्लांक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट। तो प्लांक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट हमने समझा तो उससे एक फॉर्मूला आया हमारे पास, E इज इक्वल टू एच न्यू। समझ में आई बात? यहाँ से फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच तो हो गया प्लांक कांस्टेंट और न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। न्यू जिसको एफ से भी डिनोट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। और एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.63 इंटू 10⁻⁻⁻ में 34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ सवाल भी किए कि फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 जूल ऑफ एनर्जी। जो 10⁻12 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है उस पर कितनी एनर्जी होगी। 12 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के एनर्जी वाले जो फोटॉन्स हैं 12 जूल में कितने होंगे, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए E बराबर n टाइम्स ऑफ एच न्यू का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। फिर मैंने आपको एक और यूनिट बताई कि अगर मान लीजिए एनर्जी जो जूल में दे रखी है, हम देखते हैं कि भाई फोटॉन्स जो हैं विजिबल रेंज वाले फोटॉन्स हैं, जिसमें आर्मस्ट्रॉन्ग रेंज का वेवलेंथ चलता है, उनका जो एनर्जी है उसमें हमेशा 10⁻⁻19 जूल आ रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जब चार्ज का डिवाइड कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जो जूल होता है वो किस में बदल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाता है, 1 जूल की वैल्यू। समझ में आई बात ये? ठीक है, क्लियर है? ओके। तो इस तरह से ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे चेंज करना है जूल वाली वैल्यू को। ओके। अब देखो इसमें एक तरह का और सवाल आता है, जैसे एक सवाल और क्या आता है कि एक क्वेश्चन है कि एक बल्ब है, मान लीजिए एक अपन बल्ब ले लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अपन जब ये इस तरह के बल्ब लेके लेने जाते थे, अभी तो एलईडी आ गई, पहले बल्ब चलते थे ना, इस तरह के होते थे। उन पे क्या लिखा होता था, 10 वाट, 50 वाट, 100 वाट लिखा होता था ना। तो मान लीजिए एक 100 वाट का बल्ब है, कितना है, 100 वाट का बल्ब है। अब ये वाट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है, वॉट क्या होती है, यूनिट ऑफ पावर। वॉट क्या है, यूनिट ऑफ पावर। ये है यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है। जो वाट होता है ना, वाट वो होता है पावर का यूनिट, और पावर क्या होती है, जूल पर सेकंड। जैसे आपने पढ़ा होगा कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पावर होता है ना। तो यहाँ पर ये पावर कौन सी है, वर्क क्या होता है, यूनिट जूल में होता है, और जूल में हम टाइम यानी सेकंड का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पावर आ जाएगी। तो मान लो 100 वाट का बल्ब है और इससे कोई लाइट निकल रही है। लाइट कौन सी निकल रही है, ग्रीन, रेड, कुछ भी हो सकती है। इससे कुछ लाइट निकल रही है ना। ये लाइट कौन सी निकल रही है, इस लाइट का वेवलेंथ है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। कितना है, बल्ब तो है 100 वाट का, बल्ब कितना है, 100 वाट का है, और उससे लाइट कितनी निकल रही है, कौन सी वेवलेंथ वाली निकल रही है, 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग वाली निकल रही है। समझ में आई बात? अब आपको क्या पता लगाना है, मान लो इसमें सवाल क्या होता है, फाइंड आउट नंबर ऑफ फोटॉन्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड, फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ, फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ lambda is equal to 5000 Armstrong from a bulb of 100 watt, है ना। फाइंड आउट नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, है ना। हमें पर सेकेंड किसी 100 वाट के बल्ब से 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग वाली वेवलेंथ के कितने फोटॉन्स निकल रहे होंगे ये पता लगाना है। ये देखो एक बहुत ही अच्छा सवाल होता है
इन फॉर्मूलों का। फाइंड आउट नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑफ वेवलेंथ 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रॉम ए बल्ब ऑफ 100 वाट। 100 वाट के बल्ब से 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग वाले कितने फोटॉन्स निकलेंगे पर सेकेंड। ये सवाल है देखो। तो अपन को क्या पता लगाना है, बेसिकली एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे 100 वाट के बल्ब से 5000 वेवलेंथ, 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग वेवलेंथ वाली से। तो सॉल्व करें, कैसे होगा इस सवाल। अब देखो, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले काम क्या चाहिए, हमें चाहिए कि एक सेकंड में ये बल्ब जो है कितनी एनर्जी इमिट कर रहा है ना। भाई हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर n टाइम्स ऑफ h नहीं होता है ये फॉर्मूला। हमें पता चल जाए कि एक सेकंड में कितनी एनर्जी निकल रही है, तो उस एनर्जी की वैल्यू को यहां रख के एच न्यू क्या होता है, वही एच सी अपॉन लेमडा, एन टाइम्स एच न्यू को क्या रख देंगे, एच सी अपॉन लेमडा रख देंगे। तो अगर यहाँ पे एनर्जी मैं पर सेकंड पता लगा लूं, यहाँ पे क्या दे दूं मैं, पर सेकंड में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे जो एन निकलेगा ये कौन सा निकलेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकल जाएगा। बताओ, यहाँ पे अगर मैं इस साइड ये जो ई है ये मैं रख दूं एनर्जी पर सेकंड, क्या रख दूं, एनर्जी पर सेकंड रख दूं, तो यहाँ पे ये जो एन है ये क्या दे देगा, नंबर ऑफ क्या फोटॉन्स देगा। और क्योंकि यहाँ पे एनर्जी पर सेकंड है तो यहाँ पे एन क्या देगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड दे देगा। ये बात समझ में आई क्या। अगर मैं इस साइड जो ई का वैल्यू है वो एनर्जी पर सेकंड ले लूं, तो क्या मेरे पास इस साइड जो एन आएगा, एन आना क्या चाहिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स आनी चाहिए ना। उधर अगर उधर एनर्जी पर सेकंड है तो इधर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब अगर एनर्जी पर सेकंड निकालनी है, सबसे पहले देखते हैं एनर्जी पर सेकंड। तो एनर्जी पर सेकंड, देखो 100 वाट का बल्ब है तो पावर की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकंड होती है। यानी कि 100 वाट मतलब क्या होता है, ये होता है 100 जूल पर सेकंड। 100 वाट का मतलब क्या है, 100 जूल पर सेकंड। यानी कि पर सेकंड एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, क्या 100 जूल रिलीज नहीं हो रही है। तो अब इस इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं। इक्वेशन वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 100 इज इक्वल टू 100 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है पर सेकेंड, एन की वैल्यू, ये कितना हो जाएगा, एच सी अपॉन लेमडा के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली एन की वैल्यू जो होगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितना इस बल्ब से निकल रहे हैं, इस बल्ब से क्या निकल रहे हैं, बहुत सारे फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं पर सेकंड। तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इज इक्वल हो जाएगा 100 इंटू लेमडा, लेमडा का मल्टीप्लाई किया, लेमडा कितना है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग कितना हो गया 10 टू पावर माइनस में 10, एक आर्मस्ट्रॉन्ग कितना था 10 टू पावर -10, अपॉन में एच इंटू सी, एच कितना हो गया 6.63 इंटू 10 टू पावर में 34, ये तो एच हो गया, और नीचे डिवाइड में सी किया, सी कितना 3 इंटू 10 टू पावर 8, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में। तो ये एन दे देगा, इससे एन की क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, ये आ जाएगा फोटॉन्स पर सेकेंड। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, बताइए कितनी आ रही है। आ जाएगा, सबसे पहले तो देखो पावर को सॉल्व कर लेते हैं। 100 और 3, 3 और 2 5, देखो n बराबर कितना आ जाएगा,
5/6.63 इंटू 3, ये तो अलग रख लेते हैं। सारी की सारी 10 की जो पावर उसको सॉल्व करते हैं पहले तो। 34 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 34 हो गया प्लस का, फिर 3 और 2 5, 5 प्लस का माइनस 10, 10 माइनस का, और ये 8 भी ऊपर जाएगा तो माइनस का। ये पावर सॉल्व हुई पहले तो पावर सॉल्व होगी तो कितना आएगा आंसर? 34 और 5 कितना हो गया? 39, 39 में से 10 गया 29, 29 में से 8 गया 21 हुआ। 21 में से एक 1 इसको दे दिया तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाय 6.63 इंटू 3। 6.63 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा लगभग? ये आ जाएगा देखो 9, 6 3 18, 8 6 3 18 और 1 19, क्या 19.89 आ रहा है? आया नहीं आया? 19.89 को लगभग 20 के आसपास ले सकते हैं। लगभग कितना ले सकते हैं? 20 के आसपास लिया जा सकता है ना। तो 20 का डिवाइड करेंगे तो उस 0 से 0 चला गया, 5 में 2 का डिवाइड करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 2.5 इंटू 10⁻20 फोटोन्स पर सेकेंड। कितना आया? 20 फोटोन्स पर सेकेंड। ये आंसर आ गया। समझ में आया बात? 2.5 इंटू 10⁻20 फोटोन्स पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आया। समझ में आया बात? तो हमने 100 वाट का बल्ब है और उससे 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग वेवलेंथ वाले कितने फोटोन्स पर सेकंड रिलीज हो रहे होंगे, उनकी संख्या हमने निकाल ली। ठीक है। क्लियर? अच्छा सवाल है। आगे देखो, ये अभी तक हमने यहाँ पर प्लांक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन तक पढ़ा। अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्लांक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही तो पढ़ रहे हैं। ये जो फॉर्मूला है E = H/nu, ये क्या है? प्लांक ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फॉर्मूला ही तो है या नहीं है? इसके जितने तरह के सवाल हो सकते हैं वो सारे हमने लगाए। लगाए नहीं लगाए? है ना। तो यहाँ पर देखो कुछ और यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज है, इनको अपन समझते हैं। एक ये जो फॉर्मूला है ना Hc/λ, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। जैसे हम E की वैल्यू निकालते हैं Hc/λ, एक फोटोन की एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। यहां पर अगर लैम्डा को आर्मस्ट्रॉन्ग में रखा जाए, किसमें? आर्मस्ट्रॉन्ग में। H और C की वैल्यू रख दी जाए। H की वैल्यू वही 6.63 इंटू 10⁻⁻34, C की वैल्यू 3 इंटू 10⁻18, ये रखा हमने। और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का डिवाइड करते हैं। लैम्डा आर्मस्ट्रॉन्ग में रख रहे हैं और Hc की वैल्यू रखी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी वैल्यू रखी, तो ये सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पर जो E की वैल्यू आती है ना, यहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला बनता है कि E = आएगा 12,400 अपॉन लैम्डा। और लैम्डा को जब आर्मस्ट्रॉन्ग में रखोगे तो ये सारी की सारी वैल्यू किस में आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। अब देखो इस फॉर्मूले से आपकी कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी। समझ रहे हो ये बात? भाई आपको क्या करना है, लैम्डा आपका दे रखा होगा मान लो आर्मस्ट्रॉन्ग में, किसमें दे रखा होगा? आर्मस्ट्रॉन्ग में। उस लैम्डा की आर्मस्ट्रॉन्ग वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए, आपके पास E की वैल्यू डायरेक्ट किसमें आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन
वोल्ट में आ जाएगी। समझ में आई बात? बताओ। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपको पता लगाना हो, कैलकुलेट, एग्जाम्पल के तौर पे कैलकुलेट, कैलकुलेट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर फोटोन ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग वाला फोटोन जो है उसकी वेवलेंथ दे रखी है, उसका निकालना है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी। आगे हो गया इसका आंसर है? तो क्या आएगा इसका आंसर? ई बराबर कितना आएगा? 12,400 में सीधा आपको किसका डिवाइड करना है? 6000 का ही डिवाइड कर देना। तो ये हो जाएगा 12.4 डिवाइडेड बाय 6, यानी कितना हो जाएगा? 2.006 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस ये सीधा। समझ में आया? तो यहाँ पे H और C की जो बड़ी बड़ी वैल्यूज है उनको आपको रखने की जरूरत नहीं है, सीधा सा इतना सा करोगे तो भी क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरह से हम आसानी से ऐसे सवालों को कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। तो ये था देखो प्लांक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट, और उसका ये जो फॉर्मूला है E बराबर एच न्यू है। क्या क्या हुआ? अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपन एक एक्सपेरिमेंट लेने वाले हैं, जैसे प्लांक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट पढ़ा, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अपन को पढ़ना होता है यह है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ही प्यारा एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे प्लांक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने हमें ये बात बताई कि भाई जो एनर्जी है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में इमिट होती है। एनर्जी किस फॉर्म में इमिट होती है? पार्टिकल्स के फॉर्म में। ठीक है, उसी तरह से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी उसी बात को सपोर्ट करता है कि जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है वो किस फॉर्म में होती है? पार्टिकल्स के फॉर्म में, है ना। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या प्रूव करता है? ये सपोर्ट करता है, पहली बात तो सपोर्ट एनर्जी इंसिडेंट इन फोटोन्स, एनर्जी इंसिडेंट ऑन मेटल, मेटल इन पैकेट्स। एनर्जी जो होती है ना वो पैकेट्स के फॉर्म में क्या होती है? इंसिडेंट होती है, आती है। उन पैकेट्स को क्या बोलते हैं? उन पैकेट्स को बोलते हैं फोटोन्स। क्या बोलते हैं? उन पैकेट्स को फोटोन बोलते हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो मतलब लाइट, है ना। लाइट की वजह से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हम क्या करते हैं इसमें एक ग्लास ट्यूब ले लेते हैं, जिस ग्लास ट्यूब में वैक्यूम वगैरह क्रिएट कर देंगे। जिस तरह से कैथोड रे ट्यूब ली थी ना, वैसे क्या है यहाँ पे ग्लास ट्यूब ले ली जाती है। ये देखो ग्लास ट्यूब ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इलेक्ट्रोड लगा देते हैं इस तरह से। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं? एक वायरिंग लगा देते हैं। ठीक है, वायरिंग लगाने के बाद में इस ग्लास ट्यूब में से थोड़ा सा वैक्यूम रख लेते हैं हम। वैक्यूम यानी कि यहाँ से क्या करेंगे? जो भी गैसेज हैं यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। ये एक ट्यूब है, ये है मेटल इलेक्ट्रोड। ये क्या है? मेटल इलेक्ट्रोड, मेटल का इलेक्ट्रोड है। अब इस मेटल के इलेक्ट्रोड पे क्या किया गया? लाइट को इंसिडेंट कराया गया। किसको इंसिडेंट कराया गया? लाइट को इंसिडेंट कराया गया। लाइट को अपन एच न्यू से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं?
एच न्यू से, मतलब लाइट जो है वो किससे डिनोट की जा रही है, एच न्यू। लाइट, जब लाइट को इंसिडेंट कराया तो ये पाया गया था कि इस मेटल इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं बाहर, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद में ये इस इलेक्ट्रोड से इस तरफ जाते हैं, और इस तरफ जाने से क्या करते हैं कि करंट पैदा कर देते हैं। इस सर्किट में क्या पैदा कर देंगे, करंट। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। जिस डायरेक्शन में भाई साहब इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है। ये करंट बहुत ही कम होता है वैसे तो, करंट क्या होता है, बहुत ही कम। लेकिन उस करंट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके सपोर्ट में हम लगा देते हैं एक छोटी सी बैटरी। यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक छोटी सी बैटरी, तो करंट थोड़ा बढ़ जाता है ना। अब उस करंट को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे एक लगा देते हैं अमीटर। क्या लगा देते हैं, अमीटर। ये एमीटर कहलाता है जो करंट को मेजर करता है। क्या मेजर करता है, ये अमीटर है जो क्या करता है, मेजर्स करंट, मेजर करंट। ये करंट को मेजर करता है, ये हमने लगा दिया अमीटर। ठीक है, आई बात समझ में, इस तरह से। अब जैसे ही लाइट को हटाते हैं, लाइट यहाँ से बुझाते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे, और यहाँ पे अमीटर क्या देता है, जीरो डिफ्लेक्शन, यानी कि कोई करंट नहीं आता। अमीटर क्या होता है, जैसे घरों में कभी कभी कोई फ्रीज कूलर एसी ठीक करने आता है तो साथ में एक लेके आता है ना, दो तीखे तीखे ऐसे वायर्स होते हैं, ऐसे लगाता है, एक यहाँ पे लगाया एक यहाँ पे लगाया, तो वो क्या मेजर करता है, करंट हो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज मेजर करता है। तो यहाँ पे अमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करना। तो जैसे ही लाइट हम बंद करते हैं तो अमीटर कोई रीडिंग नहीं देता, जैसे ही लाइट ऑन करते हैं तो अमीटर रीडिंग देने लगता है। यानी कि लाइट की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। इसीलिए इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लाइट, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लाइट। लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन का इमिशन जो है इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन का इमिशन क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे गए थे। अच्छा, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पता है कौन से ईयर में दिया गया, ये 1905 में दिया गया बाय ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन। अच्छा, 1905 में तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया था, उससे पहले इसको डिस्कवर किया था हर्ट्ज ने, जिसके नाम से अपन फ्रीक्वेंसी वगैरह की यूनिट देते हैं ना, तो ये भी ध्यान में रखना, इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय हेनरी हर्ट्ज, डिस्कवर्ड बाय हेनरी हर्ट्ज। हेनरी हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था। और दूसरी बात, इसको एक्सप्लेन जो है वो किसने किया, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन से सन में, इन 1905। और इसकी वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था कि उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। और उसी की वजह से आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज मिला। जो नोबेल प्राइज होता है साइंस का, बहुत बड़ा प्राइज होता है, जिससे एक साइंटिस्ट जो होता है उसको बहुत ज़्यादा एक ग्लैमरिटी वाली फेम मिलता है, ग्लैमरिटी वाला एक पॉपुलैरिटी मिलता है, उसका नाम स्टेबलाइज हो जाता है कि उसने साइंस में कोई ब्रेक थ्रू रिसर्च किया है, बहुत ही खतरनाक कोई रिसर्च कर दिया है। तो 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को इसी के वजह से नोबेल प्राइज मिला था। तो एक्सप्लेन किसने किया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। डिस्कवर किसने किया था, हेनरी हर्ट्ज ने।
अब देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन कैसे किया। सबसे पहले तो इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, इसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया गया उसे समझते हैं। आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट, सबसे पहले लेते हैं इसके ऑब्जर्वेशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशंस। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे ऑब्जर्वेशन, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी। क्या क्या ऑब्जर्वेशन सामने आए, देखो जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन सामने आया, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेशन है वो एक नींव बनाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन को समझने की। सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि लाइट को जैसे ही हम इंसिडेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइट के इंसिडेंट करने पर तुरंत क्या होता है, बाहर आ जाता है ना। तो पहला जो ऑब्जर्वेशन था, देयर वॉज नो डिले, देयर वॉज नो डिले, कोई डिले नहीं था बिटवीन बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट, इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देयर वाज नो डिले बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लाइट के इंसिडेंट में और इलेक्ट्रॉन के इमिशन में कोई डिले नहीं था। ये तो था पहला ऑब्जर्वेशन। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन, देयर वाज नो डिले बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला ऑब्जर्वेशन ये। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि ऐसा नहीं है कि लाइट की हर एक फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा था, ऐसा नहीं है। एक लाइट की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसी पे ही क्या आता है, फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, और उससे ज्यादा की हर एक फ्रीक्वेंसी पे क्या आएगा, बाहर आएगा। लेकिन उससे कम की फ्रीक्वेंसी अगर लाइट की होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड, इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड ओनली एट मिनिमम frequency of light, which is called threshold frequency, which is called threshold frequency, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है केवल और केवल एक मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की उसी पे ही बाहर आता है, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी कि इतना कम से कम लाइट का फ्रीक्वेंसी होना ही होना चाहिए, तब ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर आएगा, वरना इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। और इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। समझ में आई बात। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। यहां पर देखो एक ग्राफ भी बनाया गया साथ साथ में। एक्स एक्सिस पे तो लिया फ्रीक्वेंसी और वाई एक्सिस पे लिया काइनेटिक एनर्जी, है ना। यहां पे एक्स एक्सिस पे तो क्या लिया, इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी न्यू, ओके। और वाई एक्सिस पे लिया इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है उसका एनर्जी मेजर किया गया कि किस वेलोसिटी से या किस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, वो है काइनेटिक एनर्जी। देखो इस ग्राफ में किस तरह का हमें ग्राफ देखने को मिला, यहां पर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तक हमें काइनेटिक एनर्जी जीरो मिल रही थी। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी, न्यू नॉट, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हमेशा जीरो थी, जीरो थी, जीरो थी। लेकिन एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जैसे ही आई, अचानक काइनेटिक एनर्जी हमें बढ़ती हुई मिली। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। जो हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, लेकिन एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे ही क्या मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है। उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट पे काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन उससे ज़्यादा वाले पे हमेशा हमें क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मिलेगी। तो ये दूसरा ऑब्जर्वेशन था इस इंसिडेंट का। आई बात समझ में? फिर तीसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, देखो तीसरा ऑब्जर्वेशन था कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इसकी लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है कि जैसे कोई डल लाइट है, डल लाइट को क्या किया, अगर हम और ज़्यादा ब्राइट करें, है ना, तो क्या कर रहे हैं अपन, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो ये पाया गया कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती है, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात? अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बढ़ जाती है, हालांकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों पे लाइट की फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होते, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं। देयर वॉज नो इफेक्ट, देयर वॉज नो effect on number of electron, number of photoelectrons, number of photoelectrons. There was no effect on number of photoelectrons on frequency of light. लाइट की फ्रीक्वेंसी का फोटोन्स की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, बट it changes when intensity of light changes. लेकिन जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी चेंज होती है ये चेंज हो रहा था। अगर क्या चेंज होता है, लाइट की इंटेंसिटी चेंज होती है तो उस समय ये बिल्कुल चेंज हो रहा था। समझ में आई बात? ये तीसरा ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन का भी ग्राफ बनाया गया, देखो वो ग्राफ क्या है, नोट कर लिया? देखो ये इस ऑब्जर्वेशन का ग्राफ क्या बनाया गया, वाई एक्सिस पे तो लिया, वाई और एक्स एक्सिस पे देखो क्या लिया, एक्स एक्सिस पे तो फिर क्या लिया हमने, फ्रीक्वेंसी ली। वाई एक्सिस पे क्या लिया, करंट लिया। इसको बोलते हैं फोटो करंट। क्या बोलते हैं, फोटो करंट। यानी कि जो फोटोन्स की वजह से आने वाला करंट है उसे हम ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तक तो कोई फोटो करंट नहीं मिला, है ना। जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने पार की, हमने क्या पार किया, न्यू नॉट पार किया, तो उस न्यू नॉट से ज्यादा पे हमें क्या मिला, फोटो करंट मिला। और न्यू नॉट और अब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएं, लेकिन हमारी करंट जो है हमारा एक सैचुरेट पॉइंट तक पहुंच जाता है। करंट क्या है, एक सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच जाता है, इससे ज्यादा करंट और नहीं बढ़ता। यहाँ पर एक सैचुरेशन करंट मिल जाएगा ना, इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या फिर उस पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे हमें क्या मिल जाता है, एक सैचुरेशन करंट, फिक्स करंट मिल जाता है ना। ये क्या है, सैचुरेशन करंट हो गया।
सैचुरेशन करंट हमें मिल गया। भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो, पर करंट की वैल्यू अब यहाँ पे नहीं बढ़ेगी। और ये मान लो कोई I1 इंटेंसिटी पे मिलता है, ये क्या है, इंटेंसिटी। तो उस I1 इंटेंसिटी पे हमें फोटो करंट की वैल्यू और ज्यादा बड़ी भी नहीं मिलती, वो फिक्स हो जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट बोलते हैं। अब इंटेंसिटी अगर बढ़ाते हैं, क्या करेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो यहां पे मान लो इंटेंसिटी कोई I2 कर दी, तो क्या हुआ, अब सैचुरेशन करंट उस I2 के कॉरस्पॉन्डिंग मिल जाएगा। फिर इंटेंसिटी और बढ़ाते हो तो ये कोई I3 हो गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ और सैचुरेशन करंट मिल जाएगा। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, है ना, I3 यहाँ पे ज्यादा है I2 से, I2 ज्यादा है यहाँ से I1 से। तो इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे सैचुरेटेड जो फोटो करंट है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे सैचुरेटेड फोटो करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। ये तीसरा ऑब्जर्वेशंस है, और यही ऑब्जर्वेशंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत अच्छी नींव तैयार करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर? बोलो, क्लियर है ना? देखो ये है ऑब्जर्वेशंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अलग अलग। इन ऑब्जर्वेशंस को लेते हुए कुछ दिए गए एक्सप्लेनेशंस आइंस्टाइन की तरफ से। आइंस्टाइन ने पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया इन ऑब्जर्वेशंस का यूज़ करते हुए। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है उसका, वो भी अपन समझेंगे। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने इनके आधार पे क्या एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, देखो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो आइंस्टाइन ने क्या बोला, है ना, इसका एक्सप्लेनेशन जो है अपने काम करते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में इसको समझते हैं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है इसका। अच्छे से इसको समझेंगे, उसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। अभी आज के लिए एक बार इतना ही रखते हैं, ठीक है।